बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर रशीद है, प्रोफेसर उमैर रशीद। आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। चैप्टर नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर के नाम से एक चीज़ वाज़ेह है कि हमने इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वजाहत करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। तो एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो चीज़ें एटम के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अलावा उसके सब कंपोनेंट्स जैसे कि शेल और उसके न्यूक्लियस, इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं ये कब हुई, किसने की, और एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया, उससे रिलेटेड आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो ये हमारा जनरल लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जिस साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरी की है उससे रिलेटेड हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किनको कहते हैं। एक एटम के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। याद रहे कि एटम इटसेल्फ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर मज़ीद जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हमने उनकी डिस्कवरीज़ जो हैं आज इस जनरल लेक्चर में मेंशन करनी है। तो सबसे पहले 1886 में एटम के अंदर पॉजिटिव रेज़ की डिस्कवरी की गई, और डिस्कवरी से रिलेटेड जो सबसे पहला काम किया गया, दैट वाज द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द गोल्डस्टीन इन 1886। इसने ये काम कैसे किया? ही हैड कट स्मॉल होल इन द कैथोड एंड सीन पेंसिल लाइक रेज स्ट्रीमिंग थ्रू द होल्स। स्ट्रीमिंग थ्रू होल्स मीन्स के एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद डायग्राम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एनोड और कैथोड। तो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, हमने उसमें छोटे छोटे होल कर देने, और फिर उसके अंदर कोई एक गैस, एनी गैस कम लो प्रेशर के अंदर फिल करके ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि बारीक सी रेडिएशंस, जिसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है पेंसिल लाइक रेज स्ट्रीमिंग थ्रू द होल्स, उस होल में से गुजरेंगी। उन होल्स को लैटिन लैंग्वेज में कैनल स्टेरलन रेज कहा जाता है। बाद में जब सारी केमिस्ट्री को इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो उस कैनल स्टेरलन लफ्ज़ को कैनाल रेडिएशन कहा गया। इसके बाद 1897 में ब्रिटिश फिज़िकिस्ट है जे थॉमसन। इसने कैथोड रेज़ की डिस्कवरी की, और साथ साथ ये भी बताया कि कैथोड रेज़ जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जे थॉमसन शोड द कैथोड रेज़ वर कंपोज्ड ऑफ प्रीवियसली अननाउन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर अननाउन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उस टाइम ये बात वाज़ेह नहीं थी कि कैथोड रेज़ असल में इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम आजकल में डिस्कस करते होते हैं कि दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन बाद में इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लेकर स्टोनी नामी साइंटिस्ट ने उन कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास है 1909, जिसमें रॉबर्ट मिलिकॉन नामी साइंटिस्ट ने 1909 रॉबर्ट मिलिकॉन, इस चैप्टर में हम इसका आर्टिकल पढ़ेंगे मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के नाम से, और हार्वे फ्लेचर, दोनों ने मिलकर एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। यानी एक ऑयल यूज़ किया गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज
की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए ज़्यादातर काम जो है वो इसमें मिलीकॉन्स ने किया, तो वो आर्टिकल को फिर हम मिलीकॉन्स के नाम से जानते हैं आजकल में। डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, conducted the oil drop experiment to determine the charge of an electron। ये काम कैसे किया गया? दे सस्पेंडेड टिनी छोटे से चार्ज ड्रॉपलेट्स को बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। डेफिनेटली ये आपके जहन में रहना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रोड का वर्ड यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास दो ही इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड के नाम से जाना जाएगा और एक कैथोड के नाम से। एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे और कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, करंट की इंटेंसिटी को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो फाइंड किया गया था। तो मेटल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे। दे सस्पेंडेड चार ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल बिटवीन द टू मेटल इलेक्ट्रोड्स बाय बैलेंसिंग डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विद अपवर्ड ड्रैग एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वर्ड, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट हमने इस्तेमाल करना है इस अपरेटस के अंदर, सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा ये है कि उस ऑयल ड्रॉपलेट को ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्ट करेगी, तो वो नीचे की तरफ गिरेगा। उसका ये पहला हिस्सा है जिसके लिए हमने यहाँ पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड यूज़ किया। और डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान ये जो टू मेटल इलेक्ट्रोड का यहाँ वर्ड यूज़ हुआ कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी इन इलेक्ट्रोड के करंट को हम ऑफ रखेंगे। उसके बाद उस गैस को, उस ऑयल ड्रॉपलेट को आयोनाइज करेंगे और फिर अपवर्ड ड्रैग फोर्स डेवलप होगी जब हम उन मेटल इलेक्ट्रोड्स के करंट को ऑन कर देंगे। इसलिए ये दो हिस्सों में लिखा गया है। डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की एक वेलोसिटी होगी और अपवर्ड ड्रैग फोर्स जो अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स वर्क करेगी उसकी भी एक वेलोसिटी होगी। दोनों की वेलोसिटीज़ को कंपेयर करेंगे और फिर हम चार्ज जो है वो फाइंड करेंगे। मज़ीद डिस्कशन जो है इसके अपने आर्टिकल में जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 1911 रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी बात यह थी कि ही शोज़ दैट एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। 9th क्लास में भी ये लेक्चर आप लोगों ने लिया हुआ है। With electron orbiting a fixed positively charged nucleus in set predictable path, the model of an atom was developed by Ernest Rutherford। ये उसका पूरा नाम है। तो यहाँ हम बताना ये चाहेंगे कि रदरफोर्ड ने कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट करवाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियम और पोलोनियम। ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रदरफोर्ड ने यूज़ किए। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट करवा के गोल्ड मेटल फॉयल के ऊपर उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, यानी उसके ऊपर इनको फेंका गया। तो ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि वो रेडिएशंस उस गोल्ड फॉयल में से आसानी से पास आउट हो गई, जिसको लेकर हमने यहाँ पर एक बात लिखी है कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि एटम की जो ज़्यादातर एटम का अंदर का हिस्सा है वो खाली है। और ऑब्ज़र्वेशन में एक बात ये भी थी कि कुछ रेडिएशंस थोड़े से एंगल से टकराकर मुड़ गई और कुछ रेडिएशंस टकराकर वापस बाउंस्ड बैक हो गई, जिसको लेकर ये बात की गई कि अंदर एक सेंट्रल हैवी पोर्शन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा और उस पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो रदरफोर्ड के मॉडल में बेसिकल डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास है 1913, इसमें बोहर का मॉडल है, हम डिस्कस करेंगे। बोहर मॉडल ऑफ द एटम। इन बोहर मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। द ऑर्बिट आर लेबल्ड बाय एन इंटेग्रल, मतलब इंटीजर लफ्ज़ जो है बेसिकली इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होगी कि
जब भी एटम की डायग्राम बनाई जाती है तो सेंटर में एक न्यूक्लियस बना के आसपास सर्कल लगाए जाते हैं और उन सर्कल्स को बोहर ने ऑर्बिट का नाम दिया। और जो पहला सर्कल न्यूक्लियस के आसपास लगाया जाता है उसके लिए हम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यूज़ करते होते हैं। n की वैल्यू 1 तो वो पहला सर्कल, पहला ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, n की वैल्यू 2 तो वो दूसरे ऑर्बिट को, और इसी तरह सो ऑन, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑर्बिट। इसमें मज़ीद हम ये बताएंगे कि जो नंबर ऑफ़ शेल हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और लोअर शेल से हायर शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन किसी सराउंडिंग से एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो अब्ज़ॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चले जाएंगे और जब वो डी एक्साइट होंगे, रिटर्न बैक होंगे, तो जितनी एनर्जी उन्होंने अब्ज़ॉर्ब की होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जिसको हम पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, उसको हम रिलीज़ करेंगे और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय इमिटिंग। अब इमिटिंग का मतलब ये है कि हायर से लोअर में आना, और अब्जॉर्बिंग एनर्जी मतलब कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना। उसके बाद 1915 है हमारे पास, समरफेल्ड ने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक बात की थी, एटॉमिक मॉडल ऑफ नीर बोहल ने बेसिकली कहा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है, यानी सर्कल्स हैं, ऑर्बिट हैं। लेकिन उसी बात के ऊपर एक कंट्रोवर्सी थी जिसको फिर इन डिटेल बताया समरफेल्ड ने 1915 में बोहर के मॉडल के 2 साल बाद। उस मॉडल ने स्टेटमेंट दी, द इलेक्ट्रॉन वर लोकेटेड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैड द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। फिर 1920 में रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बात की। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत ये है कि 1920 से पहले तक जो इंफॉर्मेशंस थी एटम से रिलेटेड वो जस्ट ये थी कि एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये बात पता चली 1911 में, और 1913 में ये पता चला बोहर के मॉडल से कि एटम के न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट हैं और उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और यानी 1911 और 1913 में ये 2 बातें पता चली कि एटम के अंदर जो टोटल पार्टिकल्स हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में होता है और एक प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस में होता है। यानी जो 4 पार्टिकल्स थे वो सिर्फ 2 थे। 1920 में फिर रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन दी कि एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है लेकिन वो मैस ज़रूर रखते हैं। ये उसकी सिर्फ प्रेडिक्शन थी जिसको बाद में 1932 में चैडविक ने जो है वो डिस्कवर किया कि वाकई न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। खैर 1920 के बाद जो हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है 1924 में। ये लुइस डी ब्रोगली पूरा नाम है साइंटिस्ट का, डी ब्रोगली के नाम से मतलब की बुक्स में मेंशन है। उसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस किया और उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसने बनाई और इस इक्वेशन बनाने के लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। एनी एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट वेरीज इन टाइम और स्पेस इज़ कन्फॉर्मिटी विद द मैथमेटिकल इक्वेशन। यानी वेव नेचर और मटेरियल नेचर यानी पार्टिकल नेचर दोनों प्रॉपर्टीज़ उसने मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से बताई।
3 years लेटर 3 साल बाद वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मज़ीद डिटेक्ट हो गया, जिसको हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। 1924 के बाद जो 3 साल बाद 1927 का ईयर है, उसमें डेविसन जर्मर नामी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे इसी बात को लेकर। उसके बाद 1925, इस बात को ज़रा आप ध्यान से समझ लेंगे कि एटम से रिलेटेड, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड दो वर्ड हम यूज़ करेंगे, एक है रिवॉल्व और एक है स्पिन। तो जैसा कि 1913 में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं, यानी रिवॉल्व किसी और के सेंटर के अराउंड घूमना, ये जो है रिवॉल्व, लेकिन अपनी ही जगह पे रिवॉल्व घूमना जो है उसको हम स्पिन कहते हैं। तो 1925 में गॉडस्मिथ और ओलेनबेक ने इलेक्ट्रॉन के स्पिन नेचर के बारे में बताया। यानी ये कि 1925 से पहले हमें सिर्फ यही पता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, लेकिन 1925 में ओलेनबेक और गॉडस्मिथ की वजह से ये हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे स्पिन भी करता है, और वो स्पिन मोशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी है एटम से रिलेटेड, वो 1927 की है। अब 1927 में दो काम हुए थे, एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताई कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों जो हैं एटम के अंदर मौजूद होते हैं। जो बात 1924 में डी ब्रॉगली ने बताई थी, इसने भी वेव इक्वेशन की मदद से बताया और हाइजेनबर्ग ने भी वेव इक्वेशन की मदद से बताया, लेकिन हाइजेनबर्ग की वेव इक्वेशन अपनी बनाई हुई है, डी ब्रॉगली की अपनी। यहाँ पर मज़ीद ये बात कि हाइजेनबर्ग को डी ब्रॉगली से एक और कंट्रोवर्सी थी कि मोमेंटम का ताल्लुक होता है पार्टिकल नेचर से और पोजीशन का ताल्लुक होता है वेव नेचर से। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि हम एक वक्त में एक चीज़ जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी मटेरियल पार्टिकल को लेकर, यानी अगर हम वेव नेचर वेरीफाई करेंगे कि हम ये बताएंगे कि मैटर के अंदर वेव नेचर होता है, तो हम एट द सेम टाइम हम उसका पार्टिकल नेचर नहीं बता सकते, और अगर हम उसके पार्टिकल नेचर की वेरिफिकेशन करते हैं तो हम एट द सेम टाइम उसका वेव नेचर नहीं बता सकते। और मज़ीद 1927 में डेविसन और जर्मर, इन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया और उसकी मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरीफाई किया। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला। यहाँ पर एक और बात, 1924 में डी ब्रॉगली को वेव इक्वेशन बनाने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, और 1927 में डेविसन जर्मर को वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है 1932, जेम्स चैडविक, उसने एक टास्क लिया अपने लिए कि 1920, ये यहाँ पर आप देखें ज़रा, 1920 में प्रेडिक्शन फॉर न्यूट्रॉन बाय दिस रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन की थी कि न्यूट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद हैं। इसी बात को लेकर 1932 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। James Chadwick was assigned the task of tracking down the evidence of the Rutherford tightly bound, जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, साथ साथ फिर न्यूट्रॉन भी। It was discovered that beryllium, when bombarded by the alpha particles emitted by very energetic stream of radiations, यहाँ पर भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की मदद से अल्फ़ा पार्टिकल्स को जनरेट करके बेरिलियम मेटल के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट कराई गई, और जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। इसकी वजाहत इसके जो अपना रेलेवेंट टॉपिक होगा उसमें हम करेंगे। और
लास्ट है हमारे पास 1935। इसमें ज़्यादा वो नहीं वर्क नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ये है कि 1932 में जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर दी न्यूट्रॉन की मौजूदगी जो है एटम के अंदर, तो 1935 में चैडविक को नोबेल प्राइज़ दिया गया उसकी इस डिस्कवरी के लिए। यहाँ ये सारा जो था पूरा आर्टिकल 1886 से लेकर फिर 1897, फिर 1909, 1911, फिर 1913, फिर 1915, 1920, 1924, 1925, 1927, फिर 1932 एंड 1935। तो ये वो ईयर्स हैं जिसमें एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उसके कंपोनेंट्स की जो है वो डिस्कवरीज की गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैथोड रेज़ की डिस्कवरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसकी डायग्राम्स भी समझेंगे। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि अपनी बुक से जो कैथोड रेज़ का टॉपिक है चैप्टर 5 के पहले पेज पे दिया गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक उस पर जो डायग्राम्स बनी हुई हैं वो आप ड्रा कर लें। ड्रा करने से आपको कुछ हद तक उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मज़ीद जो है वो डिस्कस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।